बेसिकली क्या हुआ कि जब मैं इस कंपनी में था उस दौरान मैंने देखा कि उनके जो कमिटमेंट्स थे बहुत हाई थे, लेकिन वो उनकी कमिटमेंट्स को मैच नहीं कर रहे थे। सबसे बेसिक चीज़ तो यही है कि स्किल्ड टेक्नीशियन आप अपने पास लेकर आए, वही सबसे बड़ा डिफिकल्ट काम है। ये जो प्रॉब्लम है और इससे कोई भी डिसएग्री नहीं कर सकता। हर एक फैमिली के डेली लाइफ की प्रॉब्लम है। उनको एक ही ब्रांड को हमें कई बार अप्रोच करना पड़ा, 5 to 7 टाइम्स अप्रोच करने के बाद वो उन लोगों के रिजल्ट्स आए। बट उसके बाद हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा, लोगों को ये बिलीव दिलाना पड़ा कि हम इन सब चीज़ों को कर सकते हैं। कई बार हमें मीटिंग्स करनी पड़ी और रिजल्ट जीरो निकला। कस्टमर्स में सबसे पहला जो उनका है कि उनको ऑन टाइम वर्क चाहिए, उनके अंदर पेशेंस नहीं होता है। जरा सी सिचुएशन आई, बिगड़ी और आप अपना जो एग्रेशन लेवल है उसको शो कर रहे हैं। उनको घर पे जाना है, काम करना है। सो वो जो कोऑर्डिनेशन होता है विथ योर एम्प्लॉयज़ या विथ योर टेक्नीशियंस, वो कैसे होता है कि वो लोग अच्छे से कामली होकर अपना काम करें, उनको कैसे ट्रेनिंग दी जाती है। धीरे धीरे मेंटालिटी चेंज हो रही है। उनको पता है कि बोरिंग है लेकिन पैसे बनेंगे, लॉन्ग टर्म टाइम लगेगा। AI नहीं है कि 6 महीने में 100 करोड़ कर लिया, 500 करोड़ कर लिया। तो आप कैसे कन्विंस करोगे किसी भी। सो करो स्टार्टअप इज ए प्लेस जहाँ हम एंटरप्रेन्योर्स को सेलिब्रेट करते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप को सेलिब्रेट करते हैं। हम सेलिब्रेट करते हैं वैसी स्टोरीज, वैसे फाउंडर्स को जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सोसाइटी में। दे आर हेल्पिंग द इकोसिस्टम। सो आज इसी कड़ी में लाइव हैं एक नई एपिसोड के साथ। वी आर हेयर विथ मिस्टर अभिषेक। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू करो स्टार्टअप। एंड बहुत सारी बातें हम करने वाले हैं। बहुत अच्छा आप काम कर रहे हो एट दिस यंग एज, एंड हम कंपनी के बारे में बात करेंगे, आपके बारे में भी। लेट्स जस्ट स्टार्ट एंड फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू करो स्टार्टअप। थैंक यू अमन जी, थैंक यू सो मच फॉर दिस पॉडकास्ट। सो अभिषेक बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप, डिफरेंट चीज़ें इस कम एज में। पहले तो आप अपने बारे में बताइए, हु यू आर एंड अबाउट द कंपनी, की आपकी कंपनी क्या करती है। आई एम अभिषेक शर्मा, फाउंडर ऑफ कैब इलेक्ट्रो सॉल्यूशंस एंड MS केयर प्राइम प्राइवेट लिमिटेड. Actually, we are running a company which provides you the after sale service and we provide you the best experience of post purchase. तो basically हमारी जो कंपनी है वो आपके आफ्टर सेल्स के जो सर्विस आपको जो मिलनी चाहिए उसको लेके आपको बेस्ट एक्सपीरियंस प्रोवाइड करती है। क्योंकि आप आज देख रहे हैं कि जितना मार्केट में सेल हो रहा है, लाइक मैं बात करूं इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस की, जो भी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस आप अपने घर में यूज करते हैं डेली बेसिस पे, तो उनको आप परचेज कर लेते हैं ब्रांड नेम देख के। ब्रांड आपको प्रोवाइड करता है 1 year वारंटी, बट व्हाट आफ्टर दैट, उसके बाद क्या, आप उसके बाद अगर कोई प्रॉब्लम आती है, उसके बाद कुछ भी उनमें इश्यू आ जाता है, तो आप कहाँ जाते हैं। ठीक है, वहां से स्टार्ट होती है हमारी जर्नी। राइट, तो क्या एग्जैक्ट प्रॉब्लम था आफ्टर सेल्स सर्विस में, क्योंकि आई हैव सीन दिस एंड आई विल कम टू दैट कि कितनी प्रॉब्लम होती है अगर आप ट्रस्टेड ब्रांड से नहीं लो। एंड ब्रांड्स का ये होता है कि एक बार प्रोडक्ट बिक गया एंड उसके बाद जो आप कस्टमर को एक्सपीरियंस देते हो उस पर आपका ट्रस्ट ज़्यादा बिल्ड होता है, एंड आप एग्जैक्टली वही काम कर रहे हैं। राइट, शुरुआत कब हुई, कब लगा कि मेरे को आफ्टर सेल सर्विस में जाना है एंड मेरे को लोगों की ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। देखिए, बेसिकली मैं एक नॉर्मल फैमिली से आता हूँ, मतलब एक नॉर्मल लोअर मिडिल क्लास फैमिली फ्रॉम अ बेसिक डिस्ट्रिक्ट दैट डजंट हैव एनी बिग अपॉर्चुनिटीज। राइट, तो ऐसे एक बैकग्राउंड से आने से मैंने पहले बीटेक किया। आफ्टर स्कूलिंग कंप्लीट हुई उसके बाद हमने सोचा क्या करना है, तो बीटेक किया। बीटेक के बाद मैंने कुछ टाइम NCR में एक कंपनी थी जो हमारे सिमिलर बैकग्राउंड की थी, जो काम हम लोग कर रहे हैं उसी तरीके के बैकग्राउंड की थी, उसमें मैंने जॉब किया। ओके, तो बिफोर कोरोना अप्रॉक्स 1 year जॉब करने के बाद मैंने वहाँ जो चीज़ें देखी, जो स्ट्रक्चर देखा, उसको देखने के बाद जब वो कोरोना में चीज़ें बिगड़ गई, तो उस दौरान मुझे लगा कि ये जो बिजनेस है इसको स्ट्रक्चर्ड एक ऑर्गेनाइज इकोसिस्टम बनाया जा सकता है, लेकिन उसको बनाने के लिए ऑन ग्राउंड रूट्स आपको मेहनत करनी होगी, जो कि वो कंपनी भी नहीं कर रही थी और बल्कि आज बहुत सारे लोगों ने अभी तक उस काम को नहीं किया है। तो वहां से मुझे लगा कि इस बिजनेस में अपॉर्चुनिटी है और मुझे इसमें जाना चाहिए और एक स्ट्रक्चर डेवलप करना चाहिए, ग्राउंड से लेके और हायरार्की पूरी डेवलप करनी चाहिए, और इसमें हम बेटर कर सकते हैं। कस्टमर को एक इजीएस्ट वे दे सकते हैं, एक्सपीरियंस अच्छा दे सकते हैं, जिससे उसको एक सुकून मिलेगा, मतलब एक वन टच एक उनको रिलीफ हो जाएगा। तो वहां से मैंने स्टार्ट किया और आपके नोएडा से ही मैंने उसको स्टार्ट किया था, क्योंकि मैं नोएडा में जॉब करता था। उस दौरान जो मेरे कनेक्शंस बिल्ड हुए
और जो मेरे कनेक्शंस बिल्ड हुए उनके थ्रू मैंने यहाँ पे पूरी अपनी टीम, कोर टीम मैंने अपनी वहाँ सेटअप की और उसके बाद मैंने इसको धीरे धीरे अपग्रेड करना स्टार्ट किया वहाँ से। राइट। सो जैसे आपने बोला कि आप सेम सिमिलर कैटेगरी के कंपनी में काम करते थे, एंड मुझे लगता है कि दैट इज़ द बेस्ट अप्रोच टू स्टार्ट एनी कंपनी। फिर आपको एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करते हो कि हाँ ये प्रॉब्लम है जो करंट कंपनी नहीं करी, एंड आई कैन सॉल्व दिस, क्योंकि आपने उसी इकोसिस्टम में टाइम बिताया है। सो व्हाट वाज द वन प्रॉब्लम जो आपको लगा कि ये सही तरीके से नहीं कर पा रहे हैं जो कंपनीज ऑलरेडी हैं, एंड पहले एक्सपीरियंस से कितना कुछ सीखने को मिला इवन इन टर्म्स ऑफ रनिंग अ कंपनी, क्योंकि कंपनी शुरुआत करने से पहले बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ होती हैं। आप कम एज में स्टार्ट करते हो तो प्रॉब्लम्स भी बहुत हैं, आपके पास पैसे भी नहीं होते, एक्सपीरियंस भी नहीं होता, तो वो सब चीज़ें कैसे मैनेज की। और एक जो प्रॉब्लम आपको लगता है जो करंट कंपनी सही तरीके से नहीं कर पा रही है, एंड योर कंपनी इज़ डूइंग दैट। बेसिकली क्या हुआ कि जब मैं इस कंपनी में था उस दौरान मैंने देखा कि उनके जो कमिटमेंट्स थे बहुत हाई थे, लेकिन वो उनके कमिटमेंट्स को मैच नहीं कर रहे थे। जैसे अगर आप अपना एग्जांपल मान के चलिए, जैसे आपके घर में एक एसी लगा हुआ है, आपके घर में एसी है और आपने आपका एक 1 ईयर का जो टाइम है आप पार कर चुके हो, ठीक है। अब आपके एसी में प्रॉब्लम हो गई, कूलिंग नहीं कर रहा है, आप क्या करोगे? फर्स्ट स्टेप आप क्या लोगे? आप जाओगे, आजकल आप गूगल पे जाओगे, गूगल पे आप सर्च करोगे बेस्ट शॉप या जो भी बेस्ट टेक्नीशियन अवेलेबल होगा, आप उसको कॉल करोगे एंड आप उसको उतने तक रिक्वेस्ट करोगे कि वो कैसे भी करके आपके पास आ जाए। बट वो आपको टाइम देता रहेगा, वो आपको मतलब फिक्स जो आप टाइम चाहते हो, जो आप अपॉइंटमेंट चाहते हो उस टाइम पे अवेलेबल नहीं होगा। फर्स्ट स्टेप यही है। सेकंड क्या है, वो स्किल्ड है कि नहीं उसकी भी गारंटी नहीं है। थर्ड, वो जेन्युइन काम करेगा कि नहीं करेगा उसकी भी कोई गारंटी नहीं है। फोर्थ, वो सेफ है कि नहीं है, कैसे बैकग्राउंड से आ रहा है वो भी आपको पता नहीं है। तो ये सारी चीजें हैं, यही प्रॉब्लम्स हैं जो डेली बेसिस में हर एक आदमी, हर एक पर्सन इसको फेस करता है। और ये आप भी इसमें एग्री करेंगे क्योंकि आपने भी ये कभी ना कभी फेस किया होगा। और मैंने एक एग्जांपल दिया एक अप्लायंस का, अगर आपकी वॉशिंग मशीन खराब हो जाए, आपके कपड़े नहीं धुल पाएंगे और आप मतलब हफ्तों आपको लग जाएंगे एक टेक्नीशियन को घर लाने में। फिर ऊपर से उनके अलग वो चीजें हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या आगे होता है। बट सबसे बेसिक चीज तो यही है कि स्किल्ड टेक्नीशियन आप अपने पास लेकर आए, वो ही सबसे बड़ा डिफिकल्ट काम है। और समय पे लेके आए, राइट, ऑन टाइम, आपको जिस टाइम पे आपको चाहिए वो आपको मिल जाए, तो वो सबसे बड़ी चीज है। तो वहां से ये मैंने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करी और हमने उसके लिए फिर अपना जो है स्टार्ट किया कि हमको हर एक पिन कोड वाइज और एरिया वाइज हमें अपना पर्सन वहां पे चाहिए, अपना एक स्किल्ड टेक्नीशियन वहां पे चाहिए, ताकि हम जो भी हमारा कमिटमेंट लेवल है उसको हम मैच कर सकें। ठीक है। उसके बाद में क्या हुआ कि हमने जैसे स्टार्ट किया तो फिर हम धीरे धीरे स्टेप बाय बढ़ते गए और कुछ एक ब्रांड्स के साथ हमने कोलैब किया जिनके पास हाई वॉल्यूम था, कॉल कंप्लेंट्स थी, उनको हमने अपने सिस्टम के थ्रू उनको रिजॉल्व कराना शुरू किया। तो हम उसी लेवल पे काम करते 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 धीरे धीरे स्टेप बढ़ाया हमने और आज इस पोजीशन में है कि हमारे पास टैग भी है, हमारे पास मैन पावर भी है। आज हमारी जो कंपनी है 12,000 प्लस पिन कोड्स पे अवेलेबल है। ठीक है। और इट मीन्स अ लॉट। ये 12,000 प्लस पिन कोड्स पे अवेलेबल है, प्लस आज हम 35 प्लस ब्रांड्स के साथ में हमारा कोलैब है, उनके साथ हम पैन इंडिया लेवल पे काम कर रहे हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर रहे हैं, उनको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें हमने धीरे धीरे अपग्रेड करते हुए अचीव की हैं। और इसी को हमें एक स्केलेबल बिजनेस बनाना है, इसको एक आप कह सकते हैं कि इसको अपग्रेड करते हुए जाना है और एक स्केलेबल बिजनेस को बना के रखना है हमें। तो अभी जैसे आपने स्टार्टअप स्टार्ट किया, जॉब भी किया, तो मेजरली जब स्टार्टअप लोग स्टार्ट करते हैं तो दे ऑलवेज चूज ग्लैमरस इंडस्ट्री, कुछ ऐसा प्रोडक्ट बना लो, टेक में बनाओ, एआई में बनाओ। बट आपने चूज किया आफ्टर सेल सर्विस, जो कि सबसे डिफिकल्ट है, हार्डवेयर है, इतनी हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है, ऑपरेशनली बहुत डिफिकल्ट बिजनेस है। तो यूजुअली लोग करना नहीं चाहते हैं क्योंकि मेहनत ज़्यादातर लोगों को पसंद नहीं है। बट वाई डिड यू चूज दिस? आपको क्यों लगा कि यार मैं ये करता हूँ, जबकि आपको पता था कि कितनी डिफिकल्ट इंडस्ट्री है, कितनी सारी कंपनीज आई, अच्छा चला भी, लेकिन एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम पे सस्टेन नहीं कर पाते क्योंकि वहाँ पे आपको लोगों को मैनेज करना है, आपको टेक्नीशियन को मैनेज करना है। ग्राउंड पे यू डोंट नो कि व्हाट इज हैपनिंग, लोग जा रहे हैं, आ रहे हैं, वेरी डिफिकल्ट टू, एंड आई हैव सीन लॉट ऑफ कंपनीज इन दिस कैटेगरी। सो व्हाई डिड यू चूज टू डू दिस? देखिए बेसिकली क्या है कि आज हर कोई टेक में इनोवेशंस कर रहा है, टेक में स्टार्टअप्स कर रहा है, बट मेरा इसमें ये मानना है
कि जो पर्सन जिस बैकग्राउंड से होता है वो उसी में कुछ न कुछ करने का प्रयास करता है। तो मैं CS से नहीं था, दैट्स वाई मुझे लगा कि एक ऐसे डेली बेसिस प्रॉब्लम मेरे पास है, जिससे मैंने बीटेक भी किया, तो उस दौरान भी जो चीज़ें मैंने सीखी, तो उसके बाद मुझे लगा कि ये डेली बेसिस जो प्रॉब्लम मेरे सामने आई है, इसी को हम, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि किसी कोई एक लिमिटेड ग्रुप की प्रॉब्लम है, ये जो प्रॉब्लम है और इससे कोई भी डिसएग्री नहीं कर सकता, ये हर एक पर्सन के घर में, हर एक फैमिली के डेली लाइफ की प्रॉब्लम है कि आपके घर में 4 बड़े अप्लायंसेस तो सबके यहाँ होते हैं, AC, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर और टीवी, और इनका यूज भी डेली होता है, राइट। ठीक है। तो इनमें जो प्रॉब्लम आ रही है, तो ये एक मतलब कोई ऐसा नहीं है कि लिमिटेड टाइम के लिए प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम हमेशा रहती है और हमेशा बनी रहेगी। तो उस प्रॉब्लम को हम हमेशा सॉल्व करते रहेंगे, तो हमेशा ये बिजनेस सस्टेन करता रहेगा। सबसे बड़ी चीज ये थी। दूसरा, इसमें आपको रिपीटेडली चीजें आप रिकर करती रहेंगी, तो वहां पे हम कस्टमर का एक ट्रस्ट डेवलप करेंगे। ये एक रिपेयर बिजनेस नहीं है, ये ट्रस्ट बिजनेस है। आपको ट्रस्ट डेवलप करना है कस्टमर के साथ में। आपका अटैचमेंट इस तरीके का होना चाहिए कि कस्टमर के घर में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसके दिमाग में एक ही नाम आना चाहिए, कैब इलेक्ट्रो सॉल्यूशंस, सर्विस का नंबर 1 ब्रांड। बहुत सही। तो जैसे शुरुआत जब हुई होगी, IIM बैकग्राउंड भी नहीं है, आप मथुरा जैसे सिटी से आते हो, यंग एज में स्टार्ट किया, तो भरोसा कम होता है लोगों का स्टार्टिंग में, क्योंकि IIM वाले तो बिल्कुल फोड़ रहे हैं कि हाँ ठीक है, मैंने IIT से पढ़ाई की, आई नो दिस टेक्नोलॉजी, आई नो दिस सर्विस, तो वहाँ कंपैरेटिवली उनके लिए आसान होता है। पहली बार बिजनेस करना भी डिफिकल्ट है, कोई ब्रांड है, इतनी बड़ी ब्रांड है, AC ब्रांड हो, TV ब्रांड हो, सो दे चूज देयर पार्टनर वेरी वाइजली। एंड अभी आप 35-40 ब्रांड के साथ काम कर रहे हो, स्टार्टिंग में क्या क्या कठिनाई आई जब ब्रांड के साथ भी आप बात कर रहे थे, इवन ऑपरेशनली भी जब बिजनेस स्टार्ट किया था? तो बेसिकली क्या होता है कि फर्स्ट जो ब्रांड हमारे साथ कोलैब हुआ, वहां मेरे कुछ नोन पर्सन्स पहले से थे, तो वो इजीली हो गया था। बट उसके बाद हमें बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ा, लोगों को ये बिलीव दिलाना पड़ा कि हम इन सब चीजों को कर सकते हैं, और ये आपकी जो प्रॉब्लम्स है उनको हम सॉल्व कर सकते हैं। ये उसको बिलीव दिलाने के लिए हमें बहुत सारे एफर्ट्स डालने पड़े, कई बार हमें मीटिंग्स करनी पड़ी और रिजल्ट 0 निकला। उनको एक ही ब्रांड को हमें कई बार अप्रोच करना पड़ा, 5 to 7 टाइम्स अप्रोच करने के बाद वो उन लोगों के रिजल्ट्स आए। मतलब हम लगातार, लेकिन हमने अपने एफर्ट्स में कमी नहीं करी, हम लगातार एफर्ट करते रहे और अपने जो चीजें थी उनको सुधार करते रहे। जो भी लिमिटेशंस वो हमें बताते थे कि अगर आप ये करते तो अच्छा होता, तो हमने उन चीजों को एडाउंस किया और धीरे धीरे एडाउंस करते करते उनकी जो रिक्वायरमेंट्स थी, उनका जो रिक्वायरमेंट लेवल था, उनको हमने मैच किया। देन आफ्टर उन लोगों को ट्रस्ट हुआ, 5 से 7, 8, 10 बार बात करके उनसे, तब जाके उनको ट्रस्ट हुआ। धीरे धीरे फिर ब्रांड्स हमारे साथ कोलैब करना स्टार्ट हुआ। तो जब हमारे पास 5-7 ब्रांड हो गए, तब तक हमें बहुत काफी एफर्ट करना पड़ा। बट आज एक ऐसी सिचुएशन है कि अगर हम किसी को अप्रोच करते हैं तो जनरली ये हमें मिलता है कि नॉर्मली वो डिस्कशंस के बाद में एग्री हो जाते हैं। तो सर्विस इंडस्ट्री पर्सनली मुझे भी बहुत पसंद है। इसमें मुझे जो पर्सनली लगता है कि अगर आप कोई फाउंडर हो जो सर्विस बेस्ड बिजनेस चला रहे हो, तो यू हैव टू बी पीपल्स पर्सन। आप खुद कैसे हो, आपका बिहेवियर लोगों के साथ कैसा होता है, आप घुल मिल लोगों से ज़्यादा जाते हो क्योंकि आपको लोगों से इंटरेक्ट करना होता है, राइट। सो आई बिलीव आपके केस में भी वही होगा एंड मोस्टली लोगों में यही होता है, राइट। क्योंकि स्टार्टिंग में आपको खुद बेचना होता है, फाउंडर एज अ फाउंडर आप लोगों को समझते हो, उनका माइंड से समझते हो, उनकी रिक्वायरमेंट समझते हो। तो पहले 50-100 कस्टमर ने आपको क्या समझाया है, स्पेशली सर्विस इंडस्ट्री के बारे में? क्योंकि आफ्टर दिस आई कम टू एन एग्जाम्पल जो मेरे साथ हुआ है, एंड देन आई रियलाइज़ कि दिस इंडस्ट्री इज़ वेरी ब्रोकन। लोग ज़्यादा बात नहीं करते, लेकिन इतनी प्रॉब्लम्स होती हैं जैसे व्हेन इट कम्स टू अप्लायंस। तो पहले 50-100 कस्टमर्स को जब सर्व किया था, तो क्या क्या 2-4 चीज़ें जो है जो समझ में आई आपको कि हाँ यार ऐसे लोग होते हैं, या उनकी रिक्वायरमेंट स्पेशली क्या होती है और उसको कैटर कैसे किया? अगर मैं कस्टमर्स की बात करूं, कस्टमर्स में सबसे पहला जो उनका है कि उनको ऑन टाइम वर्क चाहिए, उनके अंदर पेशेंस नहीं होता है। दैट मीन्स आप उन्होंने बोला कि हमें 4 बजे का अपॉइंटमेंट दीजिए, आपका टेक्नीशियन 4 बजे आना चाहिए, दैट मीन्स उनको 4 बजे टेक्नीशियन चाहिए। तो एक पेशेंस लेवल जो है आपको रखना पड़ेगा। आपके अंदर सबसे पहले पेशेंस होना चाहिए कि आप सामने वाले को सुन सको। सबसे पहले आपको एक अच्छा लिसनर होना जरूरी है इसमें, क्योंकि अगर आप सुनोगे नहीं, सामने वाला अगर एग्रेसिव भी हो रहा है या कुछ भी वो बोल रहा है, तो पहले आप उसको सुनो पेशेंस के साथ में, ताकि वो आप उसकी चीजों को समझ पाओ कि वो क्या कहना चाह रहा है।
सबसे बड़ी चीज ये है। दूसरा क्या है, आपको पंक्चुअल होना पड़ेगा। आपको खुद पंक्चुअल होना पड़ेगा, तब आपकी टीम पंक्चुअल होगी, तभी आपके जो आपकी मैन पावर है वो पंक्चुअलिटी को सीख पाएगी। पंक्चुअल आप होंगे तभी आप उनके सामने वाले के जो डिमांड है उसको पूरा कर पाएंगे। तो पंक्चुअलिटी, पेशेंस लेवल, और आपको एक चीज और अपने अंदर डेवलप करनी होगी कि आपका सेल्फ परसिवरेंस कैसा है। ठीक है, आपको ये चीज डेवलप करनी होगी कि आप उन चीजों को किस तरीके से टैकल करते हो। जरा सी सिचुएशन आई, बिगड़ी, और आप अपना जो एग्रेशन लेवल है उसको शो कर रहे हैं, दैट मीन्स आप फाउंडर नहीं हो, आप उस चीज को लीड करने वाले नहीं हो सकते। आपको पेशेंसफुल उसको सोचना पड़ेगा कि किसको ऐसे इस सिचुएशन को कैसे टैकल करना है। फेयर इनफ। सो जैसे आपने बोला पेशेंस, सो एज अ फाउंडर आपको पता है कि अगर कस्टमर गाली भी सुना दे, डांटे भी, तो ठीक है आप सुन सकते हो, राइट। बट हम इंडियंस की ये मेंटालिटी है, हम गिग वर्कर्स के साथ अच्छा बिहेव नहीं करते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रीशियन हो, प्लम्बर हो, डांट दिया कि कहाँ था क्या था, राइट। आप समझते हो उस चीज़ों को, बट उनको समझाना वो बहुत डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि अल्टीमेटली दे हैव टू गो टू कस्टमर, उनको घर पे जाना है, काम करना है। सो वो जो कोऑर्डिनेशन होता है विथ योर एम्प्लॉयज़ या विथ योर टेक्नीशियंस, वो कैसे होता है कि वो लोग अच्छे से कामली होकर अपना काम करें, उनको कैसे ट्रेनिंग दी जाती है और आप कैसे मैनेज करते हो उनको? अभी अगर मैं बात करूं तो आपने सुना होगा गिग वर्कर का मुद्दा पार्लियामेंट तक गूंजा था, आपने सुना होगा। ठीक है, उनके साथ बिहेवियर ठीक भी नहीं होता है, कभी कभी उनके साथ चीजें इस तरीके की हो जाती हैं, काम भी कर देते हैं, पेमेंट नहीं मिल पाता, और ये बहुत सारी कंपनीज करती हैं। हमारे यहाँ क्या है कि हमने एक अपने यहाँ रूल बनाया हुआ है कि अगर कोई फर्स्ट टाइम हमारे साथ काम कर रहा है, उसका पेमेंट 24 आवर्स के अंदर अंदर हम उसको पहुंचा देते हैं। सबसे बड़ी चीज ये है। दूसरा, जो ये बाकी की जितनी भी कंपनीज हैं वो ये काम नहीं कर पाती हैं। हम 24 आवर्स के अंदर हमारा पेमेंट सिस्टम है, हम उनको दे देते हैं, और जिसके बाद वो हमारे साथ टाई अप हो जाते हैं तो 7 डेज के अंदर अंदर उनका पेमेंट हम उनको पहुंचा देते हैं। पेमेंट हम कभी डिले नहीं करते, मेन चीज। दूसरी क्या है कि गिग वर्कर्स को या जो भी हमारे साथ पार्ट टाइम भी अगर कोई जुड़ रहा है, ऑन रोल नहीं है हमारे साथ, उसको भी अच्छा इसलिए फील होगा क्योंकि उसको सारी चीज पहले से पता होंगी कि जैसे अगर वो कोई कंप्लेंट कर रहा है या कोई भी हमारा रिजॉल्व करके दे रहा है केस, तो उस पे क्या उसको पेमेंट मिलेगी या क्या उसको वहां मिलने वाला है, वो उसको पहले से हम फिक्स कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि हम उसको फिक्स कुछ करें और बाद में उसको कुछ और दे दिया जाए। जो उसके साथ फिक्स होगा, जो भी चीजें किसी वेंडर के साथ फिक्स होंगी, वही उसको जाके बाद में मिलेंगी। तो उसका जो है कॉन्फिडेंस हमारे ऊपर आ जाता है और वो हमें एक अच्छा वैल्यूएबल कंपनी के तौर पे देखता है और हमारे साथ हमेशा के लिए जुड़ जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। जैसे मैं इंसिडेंट की बात कर रहा था, तो अभी मेरे फ्रेंड का था, सो ही हैज़ थॉमसन टीवी, राइट, एंड 1 साल की वारंटी, टीवी भी सस्ते मिल गया, ही वॉज हैप्पी एंड ऑल दैट स्टफ। सो 3 महीने में वो टीवी ख़राब हो गया, एंड सडनली नो वन रियलाइज की प्रॉब्लम क्या है, एंड फिर ही यूज टू कॉल कस्टमर केयर, एंड एटलीस्ट 2 महीने लग गए उस टीवी को रिप्लेस करने में। एंड जब बात हुई कि ठीक है आपको टीवी रिप्लेस करना है, वो टीवी आने में 1 महीना लग गया। एंड कंपैरेटिवली आई हैव LG, राइट, एक तो उसमें कभी कोई प्रॉब्लम आई नहीं है, और आती भी है तो बहुत ईजिली आपको कस्टमर सर्विस मिल जाती है। तो ये इतना डिफरेंस क्यों होता है? एंड आई बिलीव प्रोडक्ट्स मोस्टली इंडिया में ही बनते होंगे, सर्विस पार्टनर मोस्टली लोगों के सेम ही होते होंगे, तो 2 ब्रांड्स में अलग अलग फ़र्क क्यों आ जाता है इन टर्म्स ऑफ सर्विस? ऑल्सो क्वालिटी इज़ डिफरेंट थिंग, बट सर्विस में वहाँ क्या डिफरेंस है, कैसे बेटर करते हो आप किसी भी ब्रांड का? देखिए, अगर आप देखेंगे मार्केट को, तो मार्केट में आज की डेट में थाउजेंड्स ऑफ ब्रांड्स अवेलेबल हैं जो टीवी या कोई भी अदर इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस बनाती हैं। आई थिंक 10,000 अप्रोक्स 10,000 ब्रांड्स अवेलेबल हैं जो ये प्रोडक्ट्स बनाती हैं। राइट। उनमें से अगर मैं बात करूं तो 100+ कंपनीज होंगी, ओनली 100 कंपनीज होंगी जिनकी खुद की सर्विस अवेलेबल हो, अदरवाइज उनके पास खुद का सर्विस नेटवर्क नहीं है। सबसे बड़ा इशू ये है, जो आपने नाम लिए, जो बड़े लेवल की ब्रांड्स हैं, उनके पास कुछ एक ब्रांड्स के पास में अपना खुद का सर्विस नेटवर्क है, उनके पर्सनल सर्विस सेंटर्स हर डिस्ट्रिक्ट में अवेलेबल है। बट व्हाट अबाउट द 9,000 अदर ब्रांड्स? उनका क्या है? उनके पास कोई भी सेटअप नहीं है, सर्विस नेटवर्क के नाम पे वो जीरो है, एकदम जीरो। उसके अलावा वो क्या करते हैं, सिर्फ ऑनलाइन प्रोडक्ट बेचते हैं। उसके बाद कस्टमर क्या सफर कर रहा है, क्या उसके साथ हो रहा है, उन्हें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें बस अपने मार्केटिंग करानी है, अच्छे रिव्यूज दिलाने हैं, और अपने जो ई-कॉमर्स वेबसाइट्स हैं उन पे अपना धंधा उनको सेट करना है, दैट्स इट। उससे ज्यादा वो लोग कुछ नहीं करते। तो इसीलिए हमारी कंपनी
उनको एक सोल्यूशन प्रोवाइड करती है कि आप सेल करिए और अपने प्रोडक्ट्स के जो वारंटी और आउट ऑफ वारंटी दोनों के जो भी आपके कॉल्स हैं या जो भी आपके कंप्लेंट्स हैं उनको हमें प्रोवाइड कराइए और हम आपको एक बेटर सोल्यूशन देंगे और आपके कस्टमर को इजीएस्ट एक्सपीरियंस प्रोवाइड करेंगे, जिससे कस्टमर भी सुकून में रहेगा और आप भी सुकून में रहेंगे। ठीक है, बड़े ब्रांड्स की आपने बात करी एंड छोटे ब्रांड्स को छोड़ देते हैं, बड़े ब्रांड्स भी ऑब्वियसली आई विल नॉट टेक द नेम्स, बट जो आपको दिखता है कि इंडिया के सबसे टॉप कंपनीज हैं उनके खुद के भी सेल सर्विस मोस्टली नहीं होते, आफ्टर सेल सर्विसेज, राइट। एंड बशर्ते दूसरे तब देखें कि उनके पास पैसा बहुत ज़्यादा है, राइट। सो अगर अपनी मार्केटिंग में इतनी खर्च कर सकते हैं तो दे कैन ऑल्सो बिल्ड अ टीम सेपरेटली जहाँ वो अपने कस्टमर्स को आफ्टर सेल सर्विस भी दें, राइट। खुद का वो चीज़ें मैनेज करें, खुद से करें ताकि वो बेटर तरीके से मैनेज भी कर पा रहे हैं। सो वाई इज दिस गैप हैपनिंग राइट नाउ, एंड इतनी बड़ी ब्रांड डिस्पाइट बीइंग हैविंग लॉट ऑफ मनी क्यों नहीं कर पा रहे हैं इस चीज़ को? एक्चुअली क्या है कि ब्रांड्स जो है जो पैसा कस्टमर से ले रही हैं वो अगर उसमें सर्विस का भी कुछ ना कुछ पैकेज अगर वो प्रोवाइड कर दें या तभी वो उस काम को कर सकती हैं। अदरवाइज या फिर उनके पास खुद का सेटअप हो, खुद के सर्विस सेंटर्स हो तो प्रोवाइड कर सकती हैं, अदरवाइज नहीं कर पाएंगी। बट यहीं पे एक पॉइंट हमने इसमें डाला है कि हम जो कैब इलेक्ट्रो सॉल्यूशंस का विजन लेके चले थे उस विजन को हमने आज इतना बड़ा कर दिया है कि हम एक न्यू कंपनी हमने लॉन्च की है, MS केयर प्राइम प्राइवेट लिमिटेड। इसमें क्या बेनिफिट होगा कि जैसे कैब इलेक्ट्रो सॉल्यूशंस एक सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है जो आपको आफ्टर सेल सर्विस प्रोवाइड करेगी और MS केयर प्राइम में हम सेल आउट करेंगे आपको AMC's प्लान, ठीक है। तो उसमें क्या होगा कि ब्रांड वारंटी के पास टाइम में उसके बाद जैसे आपको 1 ईयर की ब्रांड वारंटी मिलती है, उसके बाद में आप हमसे जुड़ जाइए। आप हमसे अगर जुड़ गए तो आपके जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनकी जो टेक केयर की गारंटी है वो फिर हमारी है। तो MS केयर आपको प्लान्स देगा और कैब इलेक्ट्रो सॉल्यूशंस आपको उसका सर्विस देगा, यानी दोनों ही काम हम ही करेंगे। आप हमारे साथ जुड़िए, हमारे प्लान्स अगर आप लेंगे उसके बाद कैब इलेक्ट्रो सॉल्यूशंस आपको उसका सर्विस प्रोवाइड करेगा। मतलब हमें किसी तीसरे थर्ड पार्टी की जरूरत नहीं है, हम खुद ही आपको सारी चीजें प्रोवाइड कर देंगे। मतलब टेक केयर भी हमारा है, सर्विस भी हमारा है। तो ये चीज है जो और लोगों के पास नहीं है, जो हमारे पास है। पैन इंडिया में हमारी प्रेजेंस और इतने सारे ब्रांड्स के साथ हमारा कोलैब ये दिखाता है कि हम उस काम को बखूबी कर भी रहे हैं। तो ये चीज सभी ब्रांड्स के पास और कुछ कंपनीज के पास में अवेलेबल नहीं है। तो पहले तो कंज्यूमर साइड से बात करते हैं कि माइंडसेट कैसा है और अगले 5-10 सालों में, क्योंकि ब्रांड्स एंटर होती है, लाइक यू एंटर्ड एंड आई नो लॉट ऑफ ब्रांड्स हु एंटर्ड, तो अल्टीमेटली उनको फ़र्क नहीं पड़ता है जो कंज्यूमर की सर्विस कौन दे रहा है, उनको कम पैसे में या बिना पैसे खर्च किए हुए उनको सर्विसेज चाहिए। सो ब्रांड्स लाइक यू व्हेन यू एंटर इनटू दिस इंडस्ट्री, आप स्टार्टिंग में मोटिवेटेड रहते हो, आप काम करते हो, बट ऑपरेशनली इतना चैलेंजिंग हो जाता है कि फिर एक समय के बाद सस्टेन करना मुश्किल होता है। आपके टिकट साइज़ भी कम हैं, 300, 500, 1000 वट एवर द टिकट साइज इज, राइट। सो आप कैसे सस्टेन करोगे? निकले 5 साल में आपको लगता है कि मार्केट कितना चेंज होगा, कंज्यूमर माइंडसेट कितना चेंज होगा कि लोगों को प्रोडक्ट अच्छा चाहिए। अगर आप उस पर पैसे खर्च कर रहे हो तो यू शुड ऑल्सो स्पेंड ऑन सर्विसेज। वो एक अवेयरनेस कैसे आएगी कंज्यूमर्स में? देखिए, कस्टमर्स की अगर मैं बात करूं, 2 तरीके का माइंडसेट है और वो उनकी क्लास को लेके भी आता है। जैसे अगर लोअर मिडिल क्लास जो लोग हैं वो ये चाहते हैं कि कम पैसे में अच्छा काम हो जाए, और हायर क्लास में जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे वो चाहते हैं कि सुकून से काम हो जाए, चाहे पैसे एक्स्ट्रा लग जाए और टाइम पे काम हो जाए, क्योंकि टाइम की वैल्यू वो लोग समझ रहे हैं। आप समझेंगे इस चीज को सब लोग एग्री करेंगे। तो अगर आप अपर की तरफ जाएंगे तो वो टाइम एंड रिलीफ चाहते हैं, और लोअर की बात करेंगे वो फाइनेंशियल थोड़ा सा कम चाहते हैं और चाहे 1-2 दिन डिले हो जाए, उनका ऐसा माइंडसेट रहता है। बट हम दोनों को मिक्स कर देते हैं और हम उनको एक ऐसी चीज प्रोवाइड कर रहे हैं, हम उनको एकदम रिलीफ देने वाला काम कर रहे हैं, वो भी किफायती। जैसे हमने अगर मैं आपको एग्जांपल के तौर पे समझाऊं, हमने एक स्मॉल प्लान लॉन्च किया 999 में। अब जैसे अगर आपके यहाँ कुछ भी, मैंने आपको बात करी, जैसे आपके यहाँ कुछ खराब हो गया तो आप किसी को बुलाते हो तो नॉर्मली विजिट चार्ज क्या ले लेता है वो? 200, 300, 400 तक। 400 तक। अब एक बार खराब हुआ तो 300-400 उसने ऐसे ही ले लिए। दूसरी बार खराब हुआ या कोई और प्रोडक्ट खराब हो गया तो उसके लिए फिर ले लेगा वो। हम आपको 999 में दे रहे हैं 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ में। आपके घर में जो 4 मेजर प्रोडक्ट्स हैं, AC, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर और टीवी, इन चारों में अगर कोई भी प्रोडक्ट खराब होता है कितनी भी बार, तो हम आपको टेक्नीशियन प्रोवाइड करेंगे ऑन टाइम। हाउ मच टाइम? ईयर? 24 फॉर 1 ईयर वैलिडिटी। ओके। 1 ईयर के लिए आपके घर में ये 4 प्रोडक्ट अगर खराब हो जाते हैं, कितनी भी बार खराब हो जाए, 999 ओनली 999। ओके।
999 में आपके घर पर हमारा टेक्नीशियन आपको मिल जाएगा विदाउट जीरो विजिट, मतलब जीरो विजिटिंग चार्ज में। बस आपको 999 में ये आपको अनलिमिटेड बार मिलेगा, मतलब 1 ईयर के अंदर जितनी भी बार आपका प्रोडक्ट खराब होगा तो आपको विजिट चार्ज कोई भी नहीं देना है, आपको टेक्नीशियन अवेलेबल हो जाएगा। उसके बाद भी फिर हम डिस्काउंट्स उसमें रहेंगे। तो हमने एक ऐसा बेसिक प्लान लॉन्च किया जिससे सभी लोग हमसे कनेक्ट कर पाएंगे, विजिट के लिए कोई चार्ज नहीं पे करना पड़ेगा। तो ये एक हमने बहुत बड़ा एक चीज है, क्योंकि ब्रांड्स तो इसके 800-900 रुपए एक बार का आने का चार्ज कर लेती हैं। हमने इतना मिनिमम रखा है कि हर कोई हमसे कनेक्ट कर पाएगा और हम लोगों को एक बेटर एक्सपीरियंस दे पाएंगे। सो टाइमिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड फर्स्ट ऑफ ऑल 2-4 साल पहले लोगों के पास काम होता ही नहीं था। एंड चाहे आप लेबर्स की बात करो, गिग वर्कर्स, अभी इलेक्ट्रीशियंस एंड स्पेशली टेक्नीशियंस बहुत कम मिलते हैं। एंड एज यू सेड कि कितना लेते हैं, सो अगर मैं दिन में किसी इलेक्ट्रीशियन को बुलाता हूँ, ही चार्ज अराउंड 200-300 एंड रात में समथिंग हैपन एंड दैट गाय चार्ज मी 1500 क्योंकि इमरजेंसी थी, रात में 11 बजे मोटर एंड समथिंग कुछ ख़राब हो गया था। तो बहुत डिफरेंसेस वैसे भी हैं। तो और मेन चीज़ मैंने देखा, अगर मैं किसी बंदे को अर्बन क्लैब्स या किसी भी कंपनी से बुलाता हूँ फॉर सर्विसिंग द AC, तो हमेशा वो अपनी ही सर्विस पिच करते हैं कि आप हमसे करा लो डायरेक्ट एंड फिर हम इतने पैसे लेंगे। तो आई डोंट डू दैट यूजुअली, क्योंकि फिर वो ट्रस्ट वाली चीज़। तो उसको आप कैसे मैनेज करेंगे, क्योंकि हर बंदा तो वही करेगा, उनको लगता है यार कस्टमर खा लें। तो एक एज अ कंपनी वो ट्रस्ट की नहीं, मैं इनके साथ ही काम करूँगा, ये मेरे को धंधा दे रहे हैं तो मैं इनके साथ स्टिक रहूँगा। तो आप कैसे कर रहे हो? अवेलेबिलिटी टाइमिंग की कितना और कहाँ कहाँ आप अवेलेबल हो अभी? एक्चुअली जैसे आपने कहा कि वो कहते हैं कि हमसे करा लो, ये एक मेजर प्रॉब्लम है कि अगर जो लोअर लेवल का टेक्नीशियन है वो चाहता है कि मैं डायरेक्टली कस्टमर्स के साथ जुड़ जाऊं, बट हमारे केस में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हमारे पार्टनर्स हैं, हमने पार्टनर्स एस्टेब्लिश किए हुए हैं। तो पार्टनर्स जो हैं वो उनकी क्रेडिबिलिटी है कि वो जो कस्टमर हम उनको प्रोवाइड कर रहे हैं वो कस्टमर को सेफ एंड सिक्योर सर्विस प्रोवाइड करेंगे, और कोई भी एनीथिंग एल्स उनके साथ डिस्कशन नहीं, मतलब ये क्रिएट नहीं होगा, न्यूसेंस क्रिएट नहीं होगा। तो ये चीज की क्रेडिबिलिटी हमारी है और हमारे पार्टनर्स की है। तो हमारे पार्टनर्स और हम इस बात को एश्योर करते हैं कि कस्टमर को एक वैल्यूएबल, सेफ एंड सिक्योर सर्विस आपको प्रोवाइड होगी। सबसे बड़ी चीज ये है। दूसरा क्या है कि आपको सबसे ध्यान रखने वाली चीज क्या है कि आपके साथ कोई चीज होती है, आपके पास कोई ऑब्जेक्ट खराब होता है, आपको विद इन टाइम आपको कोई चीज मिल पा रही है या नहीं मिल पा रही है। सबसे बड़ी चीज ये है। तो हम आपको ऑन टाइम देते हैं, मतलब 24 आवर्स के अंदर अंदर आपके पास विजिट हो जाएगी। और हमारी अवेलेबिलिटी इस समय 12,000 प्लस पिन कोड्स पे है, तो इसकी वजह से हम पैन इंडिया पे अभी इस समय सर्विस दे पा रहे हैं। बल्कि रिमोट एरियाज में भी हम अवेलेबिलिटी और बढ़ा रहे हैं धीरे धीरे। तो जैसे जैसे हमारा स्केल होता जाएगा, स्केल हम बढ़ाते जाएंगे, धीरे धीरे हम रिमोट एरियाज में भी और अच्छी सर्विस प्रोवाइड करेंगे। बाकी जो मेजर सिटीज हैं, मेजर रेसिडेंशियल एरियाज हैं, चाहे वो पैन इंडिया की किसी भी सिटी की मैं बात करूं, आप चाहे साउथ में बात करें, चाहे नॉर्थ में बात करें, चाहे ईस्ट में या वेस्ट में, इनकी सारी मेट्रो सिटीज, सारी टियर 2 टियर 3 सिटीज को हम कवर करते हैं एट प्रेजेंट। हम इन सब चीजों को कवर कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इससे आगे धीरे धीरे जैसे जैसे स्केल होता जाएगा आप ग्रो करते चले जाएंगे। बट अभी के अगर मैं बात करूं तो एट प्रेजेंट टियर 2 टियर 3 सारी सिटीज में हम अवेलेबल है। वेरी नाइस। सो 12,000 पिन कोड इज वेरी बिग नंबर, राइट? एंड कितना एक्सट्रीमली हार्ड है ऑपरेशन मैनेज करना। सो व्हाट आर द फ्यू बिगेस्ट चैलेंज जो आपको लगता है अक्रॉस पैन इंडिया ऑपरेशन जब आप करते हो, कितना मुश्किल होता है? क्या बिगेस्ट चैलेंज आपको लगता है ऑपरेशन मैनेज करने में? ऑपरेशन मैनेज करने में देखिए टेक बहुत हेल्प करता है। तो उसके लिए हम जैसे सबसे पहले हमने जो प्रॉब्लम फेस करी थी ग्राउंड लेवल पे, वो हमने मैन पावर की थी, उसको हमने रिजॉल्व किया। इतने टाइम में हम 2021 से और आज तक हमने इनको पैन इंडिया में अपने ASMs को दौड़ा दौड़ा कर नेटवर्क्स बनाने पे जोड़ दिया। हमारे मैनेजर्स ने, उन एरिया सर्विस जो मैनेजर्स हमने अपॉइंट करे, उन्होंने सारा नेटवर्क हमें खड़ा करके दिया। ऑन ग्राउंड जा जाके पार्टनर्स बनाए हैं, तब जाके आज ये चीजें डेवलप हुई हैं। तो वो मैन पावर का इशू हमने रिजॉल्व कर दिया। अब उसके बाद जो काम है वो हमारा टेक का है। उसके बाद हमने टेक पे काम किया और अभी हमारे पास ओन CRM है। हमारा खुद का सिस्टम है पूरा तैयार, CRM। तो उसमें क्या होता है कि हमारा कोऑर्डिनेशन बहुत आसान हो गया। हमारे ऑफिस कंपनी के जो एम्प्लॉइज हैं वो आसानी से उस चीजों को लाइव ट्रैक कर पाते हैं कि कहां पे क्या चीज चल रही है। कोई भी पर्टिकुलर सिंगल कॉल का आप लाइव ट्रैकिंग कर सकते हो हमारे CRM पे। उसकी वजह से हमारा एम्प्लॉय टेक्नीशियन के साथ बेटर कनेक्ट कर पाता है, पार्टनर्स के साथ में बेटर कनेक्शन बना पाता है और ऑन रियल टाइम उसको ट्रैक करके रियल टाइम प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर पाता है। तो टेक के बारे में बताओ, क्योंकि इनबिल्ट टेक होना वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें
चीज़ें मैनेज करना, ऑपरेशन एंड चीज़ें टाइम पे सर्विस हो रही है। एंड मुझे लगता है कि जो भी कंपनी इस कैटेगरी में है, सो टेक इज़ द बिगेस्ट एसेट फॉर देम, क्योंकि दे नो कि टेक्नीशियन कब जा रहा है, लॉग इन कर रहा है, दे आर सेंडिंग देम पिक्चर्स कि हाँ सर्विस हो गई। देन फिर कस्टमर्स रिव्यू लिखता है कि हाँ मेरा रिव्यू सर्विस सही था, फिर आप पेमेंट करते हो। तो बहुत सारी चीज़ें, सोफिस्टिकेटेड टेक। CRM के बारे में बताओ। एंड आई बिलीव यू गाइज आर वर्किंग विथ ब्रांड्स ऑल्सो। कैसे काम होता है, कौन कौन से ब्रांड है, किस टाइप के ब्रांड्स हैं? टेक उन चीजों को आपको आसान बना देता है, जो आपकी प्रोसेस है ना उसको आसान बना देता है। स्केलिंग बहुत ईजी स्केलिंग, क्योंकि आप कब तक एक्सेल शीट्स और उनके थ्रू काम करोगे? अगर आपको पैन इंडिया पे स्केलेबल काम करना है तो आपके पास खुद का टेक होना चाहिए। पूरा सिस्टम आपका CRM से लेके और भी जो टेक्निकल चीजें यूज करनी है वो आपकी खुद की होनी चाहिए, क्योंकि आप किसी पे भी डिपेंड नहीं रह सकते डेटा के लिए। आपका डेटा सिक्योर होना चाहिए। तो उसके लिए हमारा जो CRM है वो हमें टेक्नीशियन के साथ तो बेटर कनेक्ट कराता ही कराता है, कस्टमर के साथ भी बेटर कनेक्ट कराता है, क्योंकि उनके जो डेटा है उनका वो हमारे पास पूरा सेव होता जाता है, और कभी भी उनके साथ कनेक्टिविटी का कोई इशू रहता है तो वो हम कर सकते हैं आसानी से। ये तो कस्टमर्स और टेक्नीशियंस का हो गया। उसके साथ में क्या है, बहुत सारे ब्रांड्स हैं आज की डेट में जिन्होंने सेल कर दिया। वो सिर्फ सेल कर रहे हैं, कोई भी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, कोई सर्विस सेल कर रहे हैं, कोई भी चीज सेल कर रहे हैं, कोई प्रोडक्ट सेल कर दिया उन्होंने, उसके बाद उन पे सर्विस का कोई नेटवर्क नहीं है। तो हम उनको कंप्लीट प्रोटेक्टेड इको सिस्टम देते हैं, ऑर्गेनाइज इको सिस्टम प्रोवाइड करते हैं। इसमें क्या होता है कि जैसे हम उनको कॉल सेंटर भी हमारा रहता है, क्योंकि हमारा कॉल सेंटर भी है ऑलरेडी। तो हम उनको कॉल सेंटर प्रोवाइड करते हैं। कॉल सेंटर के साथ साथ हम उनको CRM भी प्रोवाइड करते हैं कि आपका सेल हो चुका है, अब आगे की जिम्मेदारी हमारी है, पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं हम उनकी। उसके बाद कॉल सेंटर से लेके कॉल हमारे सिस्टम में लॉगिन होने से लेकर और कॉल के क्लोज होने तक सारा सिस्टम हम उनको प्रोवाइड कर देते हैं, जिससे उनको एकदम रिलीफ हो जाता है। सिर्फ सर्विस की हेडक हमारी है, सेल वो करते रहते हैं। एंड वो ट्रैक कर रहे हैं कि सर्विस सही और वो उसको रियल टाइम ट्रैक भी कर सकते हैं। उनको भी हम CRM में एक्सेस देते हैं, जिससे कि उनके एम्प्लॉइज या वो लोग जो भी पर्टिकुलर ब्रांड है वो भी उसको देख पाए और रियल टाइम पे ट्रैक कर पाए कि उनकी कंप्लेंट्स के साथ में क्या हो रहा है। तो ये चीज भी हम उनको प्रोवाइड करते हैं। एंड कस्टमर्स आर थिंकिंग कि ब्रांड इज सेंडिंग देयर रिप्रेजेंटेटिव एंड आप बैकएंड से असली मेहनत आप करो। असली बिल्कुल, बैकएंड में असली मेहनत हमारी है, लेकिन जो रिप्रेजेंटेशन हो रहा है वो उसी ब्रांड का हो रहा है। तो एक उनके लिए भी बहुत अच्छी चीज है कि उनका नाम और आगे बढ़ रहा है कि वो अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। तो कभी कभी लगता नहीं है मतलब यार मेहनत तो सब मैं ही कर रहा हूँ, एंड ऑब्वियसली उनके पास ब्रांड नेम है जो टेक्निकली इजी हो जाता है बेचने में, ये सारी चीज़ें उनके लिए भी आसान होता है, क्योंकि वो जितने प्रोडक्ट्स बेचेंगे उतने ज़्यादा काम सर्विसेज आपको मिलेंगी। तो कभी कभी लगता है कि यार मेहनत बैकएंड में सारी, हमारा ऑपरेशन हैवी होता है, वो तो ब्रांड्स बेच के निकल जाते हैं। सो माइंड में कभी थॉट आता है कि यार खुद का ही होता है तो बेटर होता है, या हमारे ब्रांड नेम से चीज़ें होती है? कुछ प्लान है इसके बारे में करने का? इसके बारे में देखिए, हम आउट ऑफ द तो नहीं जाएंगे, आउट ऑफ द बॉक्स तो उसमें नहीं जाना है हमें किसी और चीज की मैन्युफैक्चरिंग नहीं करनी है। हम इलेक्ट्रिकल लाइन में ही आगे बढ़ेंगे। और अभी हमने MS केयर के नाम से हमारा RO रिलीज होने वाला है, वाटर प्यूरिफायर। तो वाटर प्यूरिफायर की मैन्युफैक्चरिंग हमारी स्टार्ट हो गई है और हम जल्दी ही उसको मार्केट में लॉन्च करेंगे। इससे हम एक अलग तरीका, एलिगेंस टाइप का एक हम वाटर प्यूरिफायर लॉन्च करेंगे जो लोगों को बजट फ्रेंडली होगा, और मतलब उसमें आपको मतलब सर्विस की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। केवल आउटर फिल्टर के अलावा बाकी सारी चीजें हम इतनी स्ट्रॉन्ग देने वाले हैं, उसमें इतनी अच्छी देने वाले हैं कि वो सालों साल लोगों की हेडेक को दूर कर देगा। और बढ़िया आपको वाटर प्यूरिफायर देखने को मिलेगा बहुत जल्द। तो इससे हम स्टार्ट करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट होने वाली है, तो उसके बाद हम उसको लॉन्च करेंगे मार्केट के अंदर। राइट। सो गिग वर्कर्स या टेक्नीशियंस की बात करें तो काम करना चाहते हैं, बट मोस्ट ऑफ द केसेस मुझे लगता है कि उनके पास एजुकेशन की बहुत कमी होती है, ट्रेनिंग नहीं होती है, एंड दैट इज़ ऑब्वियस क्योंकि उन्होंने वो पढ़ाई नहीं करी है, हाउ टू बिहेव, हाउ टू एक्ट इन द सोसाइटी, एंड इसलिए वो कभी कभी बदतमीजी से लोगों से बात भी कर देते हैं, एंड कभी कुछ गलत चीज़ें भी हमें सुनने को मिल जाती है। तो ट्रेनिंग, एक ह्यूमन बिहेवियर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, करानी चाहिए ताकि उनका स्किल सेट इंपॉर्टेंट हो, बढ़े वो। तो आप मेक श्योर कैसे करते हैं कि टेक्नीशियन शुड बिहेव इन अ राइट वे? क्योंकि अभी कभी कभी केसेस हमने सुने कि अनजान इंसान आ रहा है, कोई मे बी फैमिली हैं, कुछ हैं, सो समटाइम पीपल डोंट फील सेफ, एंड कुछ लोग ऐसा फील भी कराते हैं क्योंकि उनके पास उतना दिमाग नहीं होता है, उनको ट्रेनिंग नहीं मिली होती है। तो आप कैसे इंश्योर करते हो कि वो लोग अच्छा बिहेव करें? क्या मेक श्योर करते हो कि उनकी स्किल सेट बढ़े या स्किलिंग उनकी हो? देखिए, इसमें दो चीजें हैं। एक तो इनका एक रिप्रेजेंटेशन है टेक्नीशियंस का। तो जब हमारे साथ पार्टनर एडवांस होते हैं तो उसी दौरान हम उनको ये स्ट्रिक्टली कन्वे करते हैं ये मैसेज कि हमारे जो टेक्नीशियंस कस्टमर के घर पे जाएंगे वो एक परफेक्टली ड्रेस्ड हो, एक अच्छे ड्रेसअप के साथ में जाएंगे, क्लीन
हो, जिससे क्या है कि कस्टमर को रिप्रेजेंटेशन सही लगे, उन आदमी सेफ लगे। ऐसा नहीं है कि आप एक गंदे से आउटफिट में चले गए, तो वो चीज हमारे साथ नहीं होगी। दूसरी चीज क्या है कि हम उनकी जो आप उनकी स्केलिंग है, स्किल डेवलपमेंट की बात है, हम उनको टाइम टाइम कराते रहते हैं। कैसे? आपके जो नॉर्मल प्रोडक्ट है उनको तो नॉर्मली टेक्नीशियन करना सीख जाते हैं, लेकिन अगर मैं बात करूं जैसे आज पैन इंडिया की अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे ऐसी चीजें चल रही हैं मार्केट में जिनकी सर्विस देना कोई जान ही नहीं पा रहा है। जैसे अगर मैं बात करूं बहुत सारे रोबोट्स हैं, जो रोबोट क्लीनर है, रोबोट क्लीनर है, अगर उनकी मैं बात करूं उनके 2 से 3 ब्रांड हमारे साथ जुड़े हुए हैं जिनको हम पैन इंडिया पे सर्विस प्रोवाइड करते हैं। अच्छे प्रीमियम प्रोडक्ट्स होते हैं, मतलब 50-60 हजार का एक प्रोडक्ट आता है, रोबोट करते बिल्कुल रोबोटिक क्लीनर्स आते हैं, तो 50-60 हजार का एक प्रोडक्ट आता है, तो जिसको एक प्रीमियम क्लास का बंदा खरीदता है, वो चाहता है कि उसकी जो सर्विस हो अच्छी तरीके से हो। तो उनके जैसे उनके लिए हम टाइम टाइम पे क्या करते हैं, जिनके जो भी मॉडल्स हैं उनके लिए हमारी टीम है, ट्रेनिंग और ट्यूटर्स हैं, तो एक 8 लोगों की टीम हमने उसके लिए बनाई हुई है, जो डिफरेंट ब्रांड्स के साथ कोलैब होने पर उनसे सीखती है कि कैसे आपका प्रोडक्ट वर्क करेगा, और फिर आगे उस मैसेज को, आगे उन ट्रेनिंग को फॉरवर्ड करती है। और आप जानते हैं कि आज तो आप कहीं भी बैठे हुए और आप कहीं भी रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं, तो ये सब तो इंटरनेट और इन सब चीज़ों की सहायता है, आपके इनका यूज़ करके आप टेक्निकल चीज़ों को यूज़ करके आप उनको ट्रेनिंग दे सकते हैं। जैसे अगर बात करूँ आइस क्यूब बनाने की जो मशीन्स आती हैं, उनकी कंपनीज के साथ हमारा टाई अप है। उनमें क्या होता है कि उनका एक पर्टिकुलर सेटअप ही अलग है, रेफ्रिजरेशन साइकिल पे वर्क करती है, लेकिन उनका पूरा स्ट्रक्चर अलग है, तो उनकी ट्रेनिंग हम लोग टेक्नीशियंस को प्रोवाइड करते हैं। तो हम डिफरेंट अगर कोई ब्रांड है तो उसकी ट्रेनिंग पहले अपने लोगों को सिखाते हैं, फिर उसके बाद में टेक्नीशियंस तक उसको पहुंचाते हैं। और कहीं का भी कोई भी टेक्नीशियन हो, उसको जो हमारे साथ जुड़ा हुआ है, हम जिस भी एरिया में अगर उससे काम करा रहे हैं, पहले उसको सिखाएंगे, उसके बाद ही उसको काम करवाएंगे। तो स्टार्ट जब किया होगा तो पैसे तो ज़्यादा थे नहीं, राइट? बैकग्राउंड भी इतना खास नहीं था, तो पहले मान चलो पहले 100 पिन कोड्स पे जाना है, 100 से 1000 गए, 1000 से 12,000 चले गए, तो उसके बारे में बताओ कि पहले 100 का जर्नी कैसा था, फिर 12,000 तक कैसे स्केल किया, कितना डिफिकल्ट रहा, कितना आसान रहा? तो इसके लिए मैं अगर आपसे बात करूं तो मैं आपको बताऊंगा कि हमने सबसे पहले जो स्टार्ट किया हम अपने होम डिस्ट्रिक्ट से किया था, एंड दैट इज मथुरा। दैट इज मथुरा। मथुरा से मैंने सबसे पहले स्टार्ट किया था। वहां पे हम एक ब्रांड के साथ जुड़े थे, एक वेल नोन ब्रांड जिसका आपने नाम भी लिया था, वेल नोन ब्रांड, उसका एक ऑथराइज पार्टनर हम लोग बने। ऑथराइज सर्विस सेंटर के साथ हमने स्टार्ट किया था वहां से, और वहां से हमने एक कलेक्ट ग्रुप बनाया, और वहां से हमारे पास टेक्नीशियंस इकट्ठे हुए, मतलब पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमने पूरा अपना नेटवर्क फैला दिया, और टेक्नीशियंस हमने अदर ब्रांड्स की भी सर्विस वहां से प्रोवाइड करना शुरू किया। फिर जब बात थी स्केलिंग की और उसकी, तो फिर हमने एक कोर टीम बनाई जिसमें हमारे 6 मेंबर्स थे। तो 6 मेंबर्स थे, उनको जिम्मेदारी दी गई कि बहुत कम खर्चे पे पूरा इंडिया घूमना है। ठीक है, बहुत कम खर्चे पे इंडिया घूमना है और नेटवर्क खड़ा करना है। तो फिर हमारे उन 6 बंदों ने, जो कि मेरे बहुत क्लोज वंस हैं सारे के सारे, तो उनके साथ मैंने ये पूरा इंडिया उनको घुमाया, और 6 लोगों ने स्टार्टिंग करके उनको वो पूरा नेटवर्क पार्टनर टू पार्टनर वो लोगों ने विजिट किया है, तब जाके उस पार्टनर को हमारे साथ जोड़ा है, उसको पूरी चीज़ हमारी समझाई है, उसको कन्वे किया सारा कुछ, उसके बाद ये पूरा सेटअप खड़ा किया है। तो वो एक ऐसे नहीं हो गया कि एक दिन एक रात में ये सब कुछ खड़ा हो गया। इसको करने के लिए हमें 3 से 4 साल लग गए, क्योंकि हमारे पास उतनी टीम नहीं थी, उतना पैसा नहीं था। अगर मेरे पास कोई फंडिंग होती तो बात कुछ और होती, मैं रातों रात ये चीज़ें खड़ी कर देता, बट लेकिन वो चीज़ पॉसिबल नहीं थी। तो फिर हमने क्या 3 से 4 साल में कड़ी मेहनत करके खुद लग के 18-18 घंटे काम किया है, तब जाके आज ये नेटवर्क खड़ा है। क्योंकि हम लोगों ने पूरा घूम के तब जाके पूरा पार्टनर्स के साथ पूरी चीज़ें उनको क्लियर करके तब जाके हमारे साथ जोड़ा है, तभी आज वो पार्टनर हमारे साथ सस्टेन है और हमारा भी नेटवर्क सस्टेन है। एंड आई थिंक कि अगर बूटस्ट्रैप, अगर बिना पैसे की कंपनी चलाना आपने सीख लिया, जो कि आप ऑलरेडी इतना अच्छा कर रहे हो, तो जब फंडिंग आएगी तो मुझे लगता है कि आप और रिस्पॉन्सिबल हो जाओगे, पैसों को सही तरीके से यूज़ करोगे, यू नो हाउ टू स्केल, राइट? अगर आपने बिना पैसे के 12,000 तक स्केल किया है, आई गेस 1,20,000 तक पैसे के साथ आराम से स्केल हो सकता है, एंड आपको पता है कि ऑपरेशन कैसे करने हैं, कम पैसे में चीज़ें कैसे चलानी है। तो आई थिंक दिस इज़ द राइट टाइम टू यू शुड गो आउट एंड स्केल द बिजनेस बाय मे बी रेजिंग मनी, getting to more good people, right? So definitely yes, it is definitely, and सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इसको स्केल करना है, और ये आउट ऑफ लिमिट बिजनेस है ये, क्योंकि इस बिजनेस का कोई एंड ही नहीं है। आप अगर उसको देखें, जितना ज्यादा डेवलपमेंट होगा उतना ही ज्यादा प्रोडक्ट्स बढ़ेंगे, उतनी ही ज्यादा सेल होगी आपकी,
और जितनी ज्यादा सेल होगी उतनी ही ज्यादा सर्विस की रिक्वायरमेंट होगी। तो इस बिजनेस की कोई लिमिट नहीं है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स का बिजनेस है ये, और इसमें रिपीटेड और रिकरिंग कस्टमर्स आपको मिलेंगे। तो ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है इस बिजनेस में आने की, इस बिजनेस के में जुड़ने की। बट वीसीज में मैंने देखा है, एंड आप एज ए फाउंडर, फॉर एग्जाम्पल आई एम अ वीसी राइट, एंड आई वांट टू पुट मनी इन यू, तो वीसीज को हमेशा बोरिंग बिजनेसेस बहुत कम समझ में आती है। अब धीरे धीरे मेंटेलिटी चेंज हो रही है, उनको पता है कि बोरिंग है लेकिन पैसे बनेंगे, लॉन्ग टर्म टाइम लगेगा। एआई नहीं है कि 6 महीने में 100 करोड़ कर लिया, 500 करोड़ कर लिया। तो आप कैसे कन्विंस करोगे किसी वीसी को, फॉर एग्जांपल कन्विंस मी टू इन्वेस्ट इन योर कंपनी, कि आपका बोरिंग बिजनेस है लेकिन आप कैसे इसको सस्टेन करोगे, 100-200 करोड़ का धंधा कैसे बनाओगे इसको अगले 5-10 साल में? देखिए, उसके लिए चीज़ें बहुत सारे हमारे पास ऑलरेडी प्लान्स हैं, क्योंकि अभी तो हमें एम्प्लॉयज़ बढ़ाने हैं। सबसे पहली चीज़ क्या है कि सबसे पहले आपके पास सफिशिएंट मैन पावर होनी चाहिए। राइट। सेल्स प्लस सर्विस दोनों की ही अभी मैन पावर इंक्रीज करनी है, क्योंकि जो रिमोट एरियाज हैं वहां पे हमारे एएसएम्स होने चाहिए, ताकि वो रियल टाइम पे कोई भी दिक्कत आ रही है, कोई भी पार्टनर को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो रियल टाइम ऑन दैट साइड वो जाके उसको रिजॉल्व करा दें, और पार्टनर्स फिर कंटिन्यू वर्क करें अगर कोई इशू आ रहा है तो उसके लिए हमें एएसएम्स और हमारे जो सेल्स पर्सन हैं उनको बढ़ाना होगा। तो ये दो चीज़ों को बढ़ाने के लिए उनको परमानेंट चीज़ों को उनके साथ स्मूथ कोऑर्डिनेशन के लिए उनका जो सैलरी अलाउंसेज है या जो भी चीज़ें हैं वो मेंटेन करना होगा। सबसे बड़ी चीज़ ये है। दूसरा, थोड़ा सा टेक में भी अभी डेवलप करना है, क्योंकि हम आगे जाके एक काम और करने वाले हैं कि मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ हम एक पोर्टल लॉन्च करने वाले हैं, एक एप्लीकेशन भी उसमें साथ में लॉन्च होगा, जिसमें आपको एक ही पेज पर आपके घर के सारे कंप्लीट ऑर्गेनाइज्ड इकोसिस्टम मेंटेनेंस मिलेगा। उसमें आपका पेंटिंग से लेके डीप क्लीनिंग से लेके आपके किसी भी प्रोडक्ट की सर्विसिंग से लेके रिपेयरिंग से लेके आपको सारी चीजें वहीं एक पोर्टल पे मिलेंगी, और एक वेरीफाइड कंपनी के द्वारा आपको एक सेफ एंड सिक्योर सर्विस वहां पे मिलेगी। तो किसी भी चीज के लिए आप जैसे आप अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग लोगों को ढूंढना पड़ता है, हमारे पास हम एक ही पोर्टल पे ऐसे पर्संस प्रोवाइड करेंगे जो आपके घर में कोई भी इशू है तो वो जाके रिजॉल्व करेंगे। राइट। रेवेन्यू मॉडल कैसा है, पैसे कैसे बनाते हो आप, ब्रेक डाउन बताओ आप थोड़ा। पैसे बनाने का सिस्टम ये है इसमें कि आप जैसे ब्रांड के साथ काम करोगे तो आप जान ही रहे हो कि ब्रांड्स के साथ आप जो काम कर रहे हो उसका वो एक अच्छा खासा आपको मार्जिन देंगे। आप फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि अगर कोई टेक्नीशियन विजिट कर रहा है एंड यू आर गोइंग थ्रू अ ब्रांड एंड 500 इज द टिकट साइज की, कस्टमर ने 500 रुपये पे किए आप ब्रांड को, तो कितना ब्रांड के पास जाएगा, कितने टेक्नीशियन के पास जाएगा, कितना आपके पास आएगा? देखिए, अगर मैं बेसिकली बात करूं इस इंडस्ट्री में, जो सर्विस इंडस्ट्री है उसमें अगर मार्जिन की बात करूं तो तकरीबन 35% मार्जिन है। ओके, नेट मार्जिन, दैट मीन्स मतलब लॉट है। 35% आप इजीली कहीं से भी ब्रेकआउट कर सकते हो, 35% मार्जिन आप ले सकते हो कहीं पे भी, एंड स्केल के साथ वो बढ़ता जाता है। स्केल के साथ बढ़ता जाता है। जब आप उसको लार्ज लेवल पे करोगे तो वो मार्जिन बढ़ जाएगा, प्लस आपको हमेशा आता रहेगा वो, क्योंकि सर्विस आपको एक लिमिटेड, जैसे हमने जो चीजें हैं उस आप पर्टिकुलर एक कॉल की बात, जैसे एक कॉल की बात कही, जैसे आपने 500 रुपये मिला, तो उसमें अगर मैं देखूं तो 35% मिल रहा है, वो सफिशियंट है। एंड उस 35% में आप टेक्नीशियन को भी पे कर रहे हो और खुद भी रख रहे हो। उस 35% जो हमें मिल रहा है उसमें से क्या होगा कि आपको टेक्नीशियन का निकाल दीजिए और अपना पूरा निकाल दीजिए, तो उसके बाद नेट मार्जिन अगर मैं बात करूं 15 से 20%, 15% नेट मार्जिन कहीं नहीं गया उसमें से। 15% नेट मार्जिन आप इजीली उसमें गेन कर सकते हो। बट डोंट यू थिंक इट्स नॉट फेयर, क्योंकि ऑपरेशनली सब कुछ आप मैनेज कर रहे हो एंड ब्रांड आर जस्ट being a 35%, एंड सर्विस की बात इस व्हेन इट कम्स टू होल सर्विस, सिर्फ मैं सर्विस की बात करूं तो आपको नहीं लगता है कि मार्जिन थोड़ा कम है एंड वी शुड डू समथिंग अबाउट दैट? बिकॉज आप जानते हो कि जो सेल करता है ना, वो सबसे बड़ी चीज कर रहा है, अथॉरिटी में वो रहेगा, अथॉरिटी में रहेगा, क्योंकि सेल ही नहीं होगी तो सर्विस क्या होगी, और सेल धीरे धीरे जैसे जैसे बढ़ेगी सर्विस भी आपकी बढ़ेगी, तो आप सबसे पहले उन पर डिपेंडेंट हो। जिस दिन हम सेल करेंगे तो डायरेक्टली वो चीज हमारे हाथ में आ जाएगी। तो सेलर जो है वो ऑथराइजर है, वही आपको आगे बढ़ा रहा है, तो सेलर के पास ज्यादा चीजें रहेगी, क्योंकि वो उसको बिल्ड भी तो कर रहा है, वो उसको डेवलप कर रहा है, जो भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट है उसको डेवलप कर रहा है, फिर उसके मार्केटिंग कर रहा है, एडवर्टाइजिंग कर रहा है, उसके बाद आपको वो दे रहा है। तो
बात मार्जिन की भी नहीं है, मार्जिन तो धीरे धीरे डेवलप होता चला जाता है, और फिर प्रॉफिट तो है, प्रॉफिट है, लेकिन ये कि टाइम पे अगर आप चीजों को करो स्मूथ, आपका एक्सपीरियंस बेटर होना चाहिए कस्टमर का। एक्सपीरियंस बेटर होगा तो धीरे धीरे आपका जो मार्जिन है वो ऑटोमेटिकली बढ़ते चले जाएंगे। तो धंधे की बात करें तो टाइम भी हो गया आपको, तो बोर्ड स्टैप भी है, आई नो कि बहुत डिफिकल्ट होता है, बट फिर भी अभी आप कितना धंधा करते हो साल का? अगर मैं बात करूं तो लास्ट ईयर हमने 5 करोड़ किया था, ठीक है, बट अभी हमने जो ये टेक का डेवलपमेंट किया है प्लस मैन पावर को इजीएस्ट बनाया है, ट्रेनिंग्स एंड ये सब चीजें हमने ऑप्टिमाइज करी हैं, इनके बाद अभी जो हमारे साथ ब्रांड्स कोलैब हुए हैं और जो हमारा B2C एक्सपीरियंस बढ़ता चला जा रहा है, इसको देख के मुझे लग रहा है कि हम नेक्स्ट 2 इयर्स के में 10 to 15 करोड़ पे पहुंच जाएंगे। तो आपकी शुरुआत तो मथुरा से हुई थी, राइट? तो जब आप स्टार्ट कर रहे होगे, ब्रांड से भी बात कर रहे होगे, तो कितना डिफिकल्ट रहा? लोग जज नहीं करते कि यार छोटे शहर से आया, यही क्या काम करेगा, यंग भी है इतने कम एज में, कितनी डिफिकल्ट था? इसमें डिफिकल्टी तो ये थी कि लोग बिलीव ही नहीं करते थे कि आप इस चीज को कर सकते हो, क्योंकि एक इतनी यंग एज पे ये काम करना, क्योंकि ये ऐसा लगता है कि जैसे सर्विस इंडस्ट्री में एक मैच्योर पर्सन ही काम कर सकता है, राइट? तो वो एक चीज कहीं ना कहीं लोगों के माइंड में ऑलरेडी सेट थी कि कम से कम 35-40 साल का एक व्यक्ति होना चाहिए जो इस काम को कर पाए, जो इसके लिए भरोसेमंद हो। उन्हें लगा कि 20-22 साल के लड़के क्या करेंगे, इनका तो कोई भरोसा नहीं है, फोन उठाएंगे कि नहीं उठाएंगे, कल हमसे बात करेंगे कि नहीं करेंगे, कुछ पता नहीं है, और टाइम पे आएंगे कि नहीं आएंगे, ये सबसे बड़ी बात पता ही नहीं है उनको। तो वो चीज कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा दिक्कत होती थी उसमें समझाने में उन लोगों को कि हम बहुत फोकस्ड है, हम बहुत डेडिकेटेड हैं इन चीजों के लिए, हम इनको करके दिखा देंगे। तो उस चीज को समझाने में, उनको बिलीव दिलाने में बहुत डिफिकल्टी हुई, बार बार उनको अप्रोच करना पड़ता था, तब जाके वो कहीं समझ पाए कि ये इतने फोकस्ड है, इतने डेडिकेटेड है, तब उनको लगा कि हाँ डिटर्मिनेशन के साथ में ये कुछ कर सकते हैं। एंड सबसे हार्डेस्ट चैलेंज क्या था? क्योंकि ऑपरेशनली अब डिफिकल्ट तो है ही, पैसे भी बहुत लगते हैं, बहुत मैनेज करना होता है, तो शुरुआत कैसे हुई? कुछ ऐसा फेज आया जो आपको लगता है कि यार बहुत डिफिकल्ट था, एंड वहाँ से निकल के फिर चीज़ें अभी आपने करी है? सबसे टफेस्ट तो स्टार्टिंग फेज था, क्योंकि उस टाइम पे एक तो फैमिली बिलीव नहीं हो रहा था, उनको लोगों को भरोसा नहीं था ये लाइफ में क्या करेगा, क्योंकि जॉब मैंने करना नहीं था, मैंने बता दिया कि मैं जॉब करूंगा नहीं। अब जॉब से जो बची हुई सेविंग्स थी तकरीबन 50-60 हज़ार रुपए उस समय थे, उनसे स्टार्ट किया मैंने, उनसे स्टार्ट किया धीरे धीरे करके, कुछ एक लोगों से उधार लिया, उसके बाद में मैंने ब्रांड के साथ ऑथराइज किया और वहां से चैनल को बड़ा किया, वहां से धीरे धीरे मैंने स्टार्ट किया था। तो वो एक ऐसा फेज था जब पैसे भी नहीं थे, लोग भी सपोर्ट नहीं कर रहे थे, प्लस क्लोज वंस भी सपोर्ट नहीं कर रहे थे, तो वो चीज एक वहां पे ऐसी थी कि सेल्फ डाउट आता है कि क्या मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। तो वहां से निकल के मैं आ रहा हूं और वहां से हम लोग निकल पाए, ये बहुत बड़ी चीज है। तो ये चीज मैं मानता हूं कि ये सब भगवान की कृपा से है, तो वो ईश्वर की कृपा है कि आज हम इस फेज में हैं, उन्हें ईश्वर ने हमारा हाथ पकड़े रखा और हम चलते रहे। गॉड्स प्लान, राइट? सो 3-4 साल पहले जब भी आपने बिजनेस लॉकडाउन के अराउंड स्टार्ट किया था, राइट? लॉकडाउन के जस्ट बाद। हाँ, तो अभी जो अपने आप को देखते हो, कौन सी ऐसी 1-2 गलती जो आपको लगता है कि उस समय मैंने करी और अभी आप स्टार्ट करते हैं बिजनेस तो वो गलती डेफिनेटली नहीं करते, जो आपने सीखी कि हाँ दैट वाज द मिस्टेक आई डिड, एंड अगर नहीं करा होता तो हो सकता है और ज़्यादा स्किल होता और ज़्यादा अच्छी चीज़ें होती? एक्चुअली मैंने ना जो मैन पावर डेवलप करने में टाइम लगाया है वो काफ़ी लॉन्ग लग गया मुझे, मतलब बहुत लंबा समय मैंने मैन पावर डेवलप करने में लगा दिया। मुझे एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग पे जल्दी आना चाहिए था, तो अगर मैं जल्दी से एडवर्टाइज एंड मार्केटिंग या सोशल मीडिया मैनेज कर लेता तो आज मेरा जो कंपनी का स्केल है वो और बड़ा होता। आप सिर्फ धंधे पे ध्यान दे रहे थे, मार्केटिंग पे नहीं कर रहे? बिल्कुल, मैं ऑन ग्राउंड रूट्स पे धंधे पे ध्यान दे रहा था, मार्केटिंग में ध्यान नहीं था मेरा। अब सिस्टम चेंज हो गया बिल्कुल, लोग काम कम करते हैं, दिखाते ज़्यादा है। बिल्कुल, अब हमारा क्या है कि ग्राउंड मजबूत है, तो अब हम जो है टैग भी मजबूत है, तो अब हम ध्यान देंगे सोशल मीडिया पे, मार्केटिंग पे और अपनी एडवर्टीजमेंट्स पे। तो अब हम यहाँ से इन चीजों को भी लेके चलेंगे, तो तीनों जो पिलर्स हैं वो हमारे मजबूत हो जाएंगे। तो अब बस स्केल करना है, बिल्ड करना है, रिसाइज करते हुए बिल्ड करते जाना है और इसको एक अच्छा लेवल पे लेके जाएंगे, पैन इंडिया लेवल पे जाएंगे, देश की अच्छी टॉप ब्रांड्स को compete करने वाली एक कंपनी डेवलप करेंगे। तो बूटस्ट्रैप तक तो आपने कर लिया 5 करोड़ का धंधा, तो अभी फंडिंग के लिए डेफिनेटली एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको पैसे चाहिए होते हैं, राइट? ताकि आप स्केल करो धंधा, तो उसके क्या प्लान्स है? फंड रेज करना है और कितने टाइम में करना है? देखिए, फंड रेज की अगर बात है तो फंड रेज तो हम करना चाहते हैं क्योंकि हमें स्केल करना है, स्केल करना है, एम्प्लॉइज अच्छी टीम डेवलप करनी है, तो अच्छी टीम के लिए अच्छी चीजें चाहिए होंगी, अच्छा फाइनेंशियल कंडीशन चाहिए होगा, तो उसके लिए हमें फंड रेज तो करना है।
बट हम अच्छे लोगों की तलाश में हैं जो हमें हेल्प कर सकें, जो हमारे साइज को बड़ा करने में और ज़्यादा हेल्प कर सकें, अपना टाइम दे सकें और हमें कुछ ऐसी चीज़ें डेवलप करने में हेल्प करें जो हमें एक पैन इंडिया प्रेजेंस के साथ साथ एक अच्छी सर्विस, आफ्टर सेल सर्विस जो कंपनी है उसको एक बड़े स्केल पे ले जा सके।